हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलयू वाले पे। और आज हम सब फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक नए सेशन के साथ। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रखर शुक्ला जी, जो पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के छात्र हैं। और आज हमें ये बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जान रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा समय तो बचा नहीं, बहुत ही कम समय बचा है। उसके लिए हमें सारा कुछ जानकारी देंगे। स्वागत है प्रखर जी आपका हमारे इस एलयू वाले पे। अच्छा, अब हमें ये बताइए आपकी ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग है, इसमें प्रवेश लेने के लिए सबसे पहली कड़ी क्या होती है? देखिए, आमतौर पर अगर आप सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में अगर आपको सच में आप मास्टर्स के तौर पे अगर इसके आप परस्यू करना चाहते हो तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी जर्नी रहने वाली है इस सब्जेक्ट को लेने के बाद, वो जर्नी आपकी एक बात तो आपको अनप्रेडिक्टेड लगेगी, दूसरी बात आपको प्रेडिक्टेड भी लगेगी, क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर रखना पड़ेगा कि आप इस कोर्स में एंटर क्यों कर रहे हो। कि आपको अगर इसमें एकेडमिक्स में जाना है तो आपको स्टार्टिंग से उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और दूसरी बात, अगर आपको एकेडमिक्स में ना जाना है, आपको किसी अदर फील्ड में जाना है, जैसे कि जहाँ पे आपको बोलने की फील्ड, जहाँ पे आपको बोलने का मन करे, या फिर जहाँ पे आप न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ प्रेजेंटर बनना चाहते हो, तो आपको मतलब क्लियरेंस होनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। तब तो जो मेरे ख्याल से जो पहला स्टेप है मास कम्युनिकेशन करने का, वो ये होना कि आपको अपना वाई क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में कॉम्पिटिशन भी आपको टाइम पे आके मिलेगा, और आपको मिलेगा कि इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग इंगेज हैं, तो आपको डायरेक्ट स्टेप कॉम्पिटिशन उनके साथ रहेगा। ऐसे में आप खुद को सर्वाइव कैसे करते हैं, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और उस ऊपर से जैसे 2 साल बाद जाकर अगर आपको पता चलता है कि अरे यार मैंने तो कुछ ऐसे कर ली वैसे कर, तो वो चीज़ आपको बाद में जो है दिक्कत करेंगे। तो पहला ये है कि आप अपना वाई क्लियर करें कि वाई यू वांट टू डू दिस कोर्स। और दूसरा चीज़ ये कि फिर उसके बाद जैसे बात आती है कि अब हम कहाँ से करें, तो कहाँ से करने के लिए हमारे पास जो है, जो इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आमतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कराती हैं, मगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने का और स्टेट यूनिवर्सिटी से करने के फायदे रहते हैं, वहाँ पे फीस जो है अफोर्डेबल हो जाती है। हाँ। और अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, जैसे एयू का स्टूडियो लैब बहुत अच्छा है, बीएचयू का लैब बहुत अच्छा है, तो अगर वहाँ पे आपको जैसे सीयूटी के थ्रू एंट्रेंस होता है, और वहाँ जैसे हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी लैब अच्छा है, मगर एज कम्पेयर टू बीएचयू का लैब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। हमारा भी अच्छा, बट थोड़ा सा उनका एडवांस रहेगा, पीसीआर टीम वगैरह उनके पास पूरा रहती है स्टूडियो, तो वो एक रहता है। तो जैसे अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टारगेट किया, तो आपको अफोर्डेबल फीस में मेरे ख्याल से शायद 80 या 90 हज़ार के अंदर आपको पूरे 2 साल का कोर्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एलयू में वही कोर्स की फीस 1,20,000 रुपये 2 साल की लग जा रही है। पर सेमेस्टर 30,000 के हिसाब से चलती है, क्योंकि एलयू में क्या है कि सेल्फ फाइनेंस है। हाँ। और सेल्फ फाइनेंस होने के नाते कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये पूरा कोर्स ही सेल्फ फाइनेंस है, इसमें प्रॉपर सीट नहीं है, इसमें सारी सीटें ही ये कोर्स ही सेल्फ फाइनेंस है। इसको यूनिवर्सिटी खुद जो है अपना करती है। हालांकि इसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी आ जाती है, तो स्कॉलरशिप अप्रॉक्स 60% आती है, तो 60,000 को लगभग 37-38,000 40,000 मोटा स्कॉलरशिप आ जाती है। तो स्कॉलरशिप का जो प्रावधान है वो मतलब कुछ कैटेगरी वाइज होता है कि सभी बच्चों को मिलेगा? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें है थोड़ा कैटेगरी वाइज रहता है। जैसे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर, जैसे मेरी जो वो स्कॉलरशिप आई थी 36,500 आई थी, तो आमतौर पर जितने जनरल स्टूडेंट थे उनके 36,500 थे। मैंने जो सुना था कि 1-2 कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट थे जिनको हॉस्टल भी था और कैटेगरी वाइज भी थे, तो उनको शायद 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा आई थी। और सेकंड थिंग मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, आपको बता दूं मास कम्युनिकेशन क्या है कि पहली चीज मैं यूँ बताऊँ तो यहाँ पे हॉस्टल जो है, अगर आप टॉप रैंक्स में आते हैं हॉस्टल में, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे बीएचयू हो गया, एयू हो गया, वहाँ पर हॉस्टल्स मिल जाएंगे आपको। और दूसरा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या है, स्टूडियो बहुत अच्छा मिल जाएगा। वहाँ का क्या मतलब खुद से पैसे देने होते हैं, इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने, पैसे देने तो। और मैं आपको लिटरली बताऊँ तो ये मास कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है पूरा प्रैक्टिकल है। हाँ, वो तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैंने कहा ना, आप पहले क्लियर हो जाओ कि आपको एकेडमिक्स में जाना है या फिर आपको फील्ड में जाना है, आपको प्रैक्टिकलिटी में जाना है। तो मतलब सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि किस हिसाब से जाना है, आपको आगे चल के क्या करना है। तो ये बताइए कि जिसको पत्रकारिता जनसंचार विभाग
में अगर एमए के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो पहले उसको क्या योग्यताएं होती हैं कि बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, या क्या मतलब कोई भी बच्चा आ सकता है एडमिशन के लिए? जी हाँ, देखिए आप कोई भी कोर्स किए रहिए, आप बीए, बीएससी, बीटेक, बीसी, एमसी कोई भी कोर्स किए रहिए, आप उसको उसके बाद आप मास्टर्स में इसको आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आमतौर पे जो बीजीएमसी करते हैं वो एमजीएमसी करने के ज्यादा सोचते हैं। बीजीएमसी यानी बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बट बीइंग मैं अपना बताऊं, मैं एविंग क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी पास आउट हुआ हूँ और मेरा फिजिक्स और मैथ मेरा लास्ट ईयर सब्जेक्ट्स थे। तो मैं खुद साइंस बैकग्राउंड को होकर के आर्ट्स में आया हूँ। तो मतलब आप किसी भी फील्ड के हो तो आप इसमें आ सकते हो। तो आप हमको ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? मतलब बच्चों को क्या सिलेबस है? पहले तो हम सिलेबस पे आएंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही हो जाता है कि क्या क्या पढ़े बच्चे, तब भी तो एडमिशन ले पाएंगे। तो उसका सिलेबस क्या रहता है, कहाँ से क्वेश्चन उठता है? पहला तो ये है कि सिलेबस ये लोग निर्धारित कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं? आप हमें ये बताइए कि अगर सिलेबस निर्धारित तो क्या सिलेबस में रहता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं एंट्रेंस दे रहा था उस समय मैं सिलेबस को लेके बड़ा जो है मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि एलयू के आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तक सबमिट हो जाते हैं। तो और इसका सिलेबस भी कुछ जो है खास वेबसाइट पे दिया नहीं है, क्योंकि एलयू में बीजीएमसी होता नहीं है, यहाँ पे एमजीएमसी डायरेक्ट होता है। तो बीजीएमसी ना होने के कारण दिक्कतें यहाँ पे आती थोड़ा सिलेबस को लेकर के। बट स्टिल आपको मैं बताऊं, अगर सिलेबस को आपको ओवरव्यू लेना है तो जैसे एलयू की कुछ एफिलिएटेड कॉलेज है जहाँ पे बीजीएमसी चलता है, आप चाहे तो वहां से भी कंटेंट उनकी वेबसाइट पे सिलेबस अपलोडेड होते हैं वहां से। अन्यथा मैं आपको बताऊं कि आप एमजीएमसी का जो है जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने कैसे तैयारी की थी कि मैंने अदर यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे गया, उनके कंटेंट को खंगाला, उनके सिलेबस को देखा कि वहां क्या पूछा जा रहा है। तो उससे मैंने एक अनुमान लगाया कि यहाँ पे भी वही पूछा है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन है, हर जगह तो सेम अप्रॉक्स सेम ही रहता है। वही कुछ चीजें ही हैं जो बदलाती, बाकी 90 to 95% सेम ही रहता है। तो ये चीजें थी। तो मैंने सिलेबस को लेकर के बीएचयू, एयू, डीयू, जेएनयू इनकी सबकी वेबसाइट्स पे गया, वहां पे उनके सिलेबस को उठाया और उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करवा दूं कि उन्हीं वो जो जब आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो मास कम्युनिकेशंस के रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे अपलोडेड रहते हैं। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी अपलोड कर देते हैं। बिल्कुल, एलयू का अपलोड नहीं है क्योंकि एलयू का क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया जाता है। तो एलयू की प्रिपरेशन करनी हो तो आपके सिलेबस के लिए आप अदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गो थ्रू हो जाइए, सीयूटी की वेबसाइट पे चले जाइए, यूजीसी पर भी थोड़ा आपको कंटेंट मिल जाएगा, और पीवाईक्यूज आप वहां से उठाइए। आप उसी पीवाईक्यू के बेसिस पे आप तैयारी करें ताकि आप एक सदी हुई तैयारी कर सकें, भटकाव ना हो जाता जी। तो मतलब सबसे पहले कि यहाँ का तो सिलेबस इतना निर्धारित नहीं जी, रहता है जी, हाँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप जो वहाँ का सिलेबस है वहाँ से उठा करके तैयारी की जा सकती है, या फिर एमसीक्यू वहाँ के लीजिए सारे के सारे और उनसे देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो तो इसका कोई इसकी किताब आती है, बुक है इसकी कोई, कि बच्चा अगर वो चाहे उसको भटकना ना पड़े और वो किताब में उसमें टॉपिक वाइज सब दिया हो? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि किताब को लेकर के देखिए, अरिहंत की जो है वो आमतौर पे मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी आप थोड़ा सा इसमें फैमिलियर भी रहोगे, तो आपको लिए किताब से ज्यादा अगर आप खुद से रिसर्च करके चीजें इकट्ठा करते हो थोड़ा टाइम लेकर के तो आपको ज्यादा जो है ठीक है। बट स्टिल किताब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अरिहंत की मास कम्युनिकेशन रिलेटेड जो एंट्रेंस बुक होती है आप वो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सारी चीजें सदी हुई मिल जाती हैं। सारा कुछ शुरुआत से लेके एंड तक सारा कुछ दिया रहता है। जी बिल्कुल, अरिहंत की मैंने भी रिकमेंड की थी। अरिहंत की आपने भी पढ़ी है। तो उसमें अच्छा, इस समय अगर बच्चों को बताना हो कि कौन कौन से टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है जिनसे अच्छा, पहले नंबर पे तो ये बताइए आप, टॉपिक तो बाद में ही बात हो जाएगी, कि इसका पेपर कैसे आता है, मतलब कितने क्वेश्चन होते हैं, किस हिसाब से एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं, तो थोड़ा ये अगर बेसिकली हाँ जी, एलयू की अगर बात करें तो एलयू में एंट्रेंस एग्जाम होता है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो टोटल 200 नंबर में ही मेरिट बनती है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आती है। तो आमतौर पर जो जनरल की जो कट ऑफ है, अगर आपने 60 से 65 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आपका एडमिशन 99% कंफर्म हो जाता है। इनफैक्ट आप अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा अगर हाई चलेगी तो थोड़ा सा होता है, बाकी 99% आपको कंफर्म है। इनफैक्ट 100% मान लीजिए अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन सही कर, क्योंकि मैंने अभी जब मैंने दिया था तो मेरे 61 क्वेश्चन सही थे, नहीं सॉरी 60 क्वेश्चंस मेरे सही थे, तो मेरा 120 था और मेरी 3rd रैंक आई थी।
और अभी इस बार की मैंने कट ऑफ देखी तो इस बार की कट ऑफ 128 गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन बीच में आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन डन है। मतलब तो पहले ही राउंड में आपका एडमिशन पहले राउंड में आपको हो जाएगा। मतलब अमूमन 60 से 65 के बीच में कट ऑफ और यहाँ 50 से 55 सीट्स होती हैं मास कम्युनिकेशन। जी हाँ, जिसमें से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी और हमारे यहाँ के भी स्टूडेंट्स भी। दोनों के लिए 55 सीटें रहती हैं। बिल्कुल। और हाँ, पूरा टोटल मिला के 55 सीटें हैं यहाँ पे, लगभग 50 से 55 सीटें। तो क्या सीटें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड? जी हाँ, बिल्कुल कैटेगरी वाइज है। मैंने आपको पहले बताया कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है, कैटेगरी वाइज सीट भी डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो लिमिटेड सीट्स हैं, उसमें यहाँ के भी बच्चे होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बच्चे भी आके एडमिशन लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो निर्धारित कर लेना है कि 60 से 65 क्वेश्चन सही ही करने हैं, वरना फिर आपका क्या होगा कि एडमिशन में बाधा मिनिमम 60 से 65 मिनिमम। अगर मैक्सिमम चले जाए 65 प्लस चले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, स्वतंत्र हो जाइए, लेकिन आपको 65 क्वेश्चन छू ही लेना है, सही कर लेना है, तभी एडमिशन जो है अच्छे से मिलने की संभावना रहेगी। तो आप अब ये बताइए कि अगर 65 क्वेश्चन किसी को सही करने हैं तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं अधिकतम क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं? बहुत सीखा आपने। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं इस चीज को लेकर कि पेपर आप बहुत ऐसा टफ नहीं आने वाला है। जी हाँ, पेपर आपका मॉडरेट रहेगा, आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करिए। तो और मैंने कुछ टॉपिक्स नोट कर रखे हैं जिससे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर है, जैसे आप अगर जो आपके व्यूअर्स हैं अगर वो वीडियो रोक करके इस टॉपिक्स को नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे पहले आपको बेसिक रीजनिंग पूछेगा, आपको रीजनिंग आनी चाहिए थोड़ी सी बेसिक, जैसे कोडिंग डिकोडिंग और फिगर आइडेंटिफाई करना, कुछ नंबर से खेलना, नंबर सीरीज, ये बेसिक आपको रीजनिंग आनी चाहिए। और जो ये मैंने वो सारे जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो लगभग मैंने 21 पॉइंट्स लिखे हैं। चाहे तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप मौखिक रूप से, हाँ मैं मौखिक रूप से एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जितने न्यूज चैनल्स हैं और उनके टैगलाइंस और उनके ऑनर्स, जैसे प्राइवेट जो हैं, जैसे न्यूज 18 हो गया, एनडीटीवी हो गई, ये किसी प्राइवेट ओनरशिप, जैसे एनडीटीवी वगैरह सब अडानी का चैनल है। तो ऐसे करके आपको ओनरशिप इसको पता लगानी पड़ेगी। और इस समय उसका कौन मतलब थोड़ा सा जो बड़े पद हैं उनको आप पता लगा लीजिए, जैसे कुछ एडिटर इन चीफ वगैरह थोड़ा सा आप पता कर लीजिए जो बड़े चैनल्स हैं, और इनकी ओनरशिप और उनकी टैगलाइंस। जैसे कुछ जो चैनल्स हैं उनकी टैगलाइंस होती हैं, जैसे खबरें आज तक और हर कदम आपके साथ आपके हाथ, जो चैनल की जो मेन चैनल्स हैं उनके टैगलाइंस वो बहुत पूछे जाते हैं उससे, वो टैगलाइंस रिलेटेड कि ये टैगलाइन किस चैनल का है। फिर उसके बाद आता है फिर हिस्ट्री ऑफ रेडियो एंड करंट डायरेक्टर्स। जो रेडियो प्लेटफॉर्म है, रेडियो में आप समझिए जो ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रसार भारती से रिलेटेड इसमें पूछे जाते हैं। आप उसके प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है, उसका गठन कब हुआ और पहले डायरेक्टर कौन थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। उसके बाद वर्ल्ड वार में कौन से, जब वर्ल्ड वार हुआ था उस समय कौन सा रेडियो पहले आया था, उस समय कौन सा रेडियो चलता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इमरजेंसी के दौरान भी कौन सा रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर प्रिंट मीडिया से पूछे जाते हैं कि पहला अखबार कौन सा आया था और उसके संस्थापक कौन थे, और ये अखबार जैसे अभी दैनिक जागरण हिंदुस्तानी, ये अखबार का पहला संस्करण कब आया और ये कितने साल से, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाए, इनके संस्थापक कौन थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाए। फिर न्यूज़पेपर्स की कंडीशन पूछी, प्री इंडिपेंडेंस और पास्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले के न्यूज़पेपर की क्या कंडीशंस थी और आज़ादी के बाद न्यूज़पेपर्स की क्या कंडीशंस रही, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डिजिटल मीडिया के राइज पे मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एलयू के पेपर में देखा भी था। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो और मैंने ये टॉपिक्स भी निकाले हैं उन्हीं वेबसाइट्स के गो थ्रू कर पीवाईक्यू एनालिसिस करके। और जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करें तो एक चीज आपको और बता दूं, क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज जो हैं आपको 4 आंसर मिलते हैं उसमें, तो ऐसा नहीं कि आप केवल सही आंसर लेके आगे बढ़ जाएं, उससे रिलेटेड जो बाकी 3 आंसर हैं उनसे भी रिलेटेड आप जो है उसके बारे में सारी चीजें पता है, क्योंकि वो भी मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही रहते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन रिलेटेड, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का है ही पूरा पेपर ये। फिर कुछ फेमस रिफॉर्मिंग टीवी शोज, जैसे ऐसे कौन से शोज हैं जो कुछ समाज में रिफॉर्मेशन का काम किया, जैसे आप सुनते हो सत्यमेव जयते, आमिर खान उसको होस्ट किया, तो वो काफी अच्छा वो इम्पैक्ट डाला था सोसाइटी पे, तो उससे रिलेटेड और उनके डायरेक्टर से पूछे जाते हैं।
फिर अवार्ड रिलेटेड, जैसे मीडिया में रामनाथ गोयनका अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और ऐसे करके बरखा दत्ता वगैरह जो है ये पा चुकी हैं। और रामनाथ गोयनका आई थिंक अगर बरखा दत्ता शायद पाई हैं, थोड़ा सा इस पर मुझे डाउट है, बट ये रामनाथ गोयनका जो है ऐसे मीडिया रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के पहले सीईओ और वर्तमान सीईओ। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप ये जैसे पेटीएम, फोन पे और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इसके प्रेजेंट सीईओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, तो इसके जो है सीईओ के बारे में। फिर उसके बाद फिल्म्स एंड टेलीविजन रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें अवार्ड्स कौन से, जैसे आपको पूछे जाएंगे ऑस्कर अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। किसको मिला, कब मिला, जी बेशक, बिल्कुल। सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और उनकी कंट्रीब्यूशन फेवरेट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जामिनर का। सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल मूवी मेकर्स थे और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई थी, और लगभग ये वही 1950 के आसपास का टाइम था इनका बनाने का, शुरुआती दौर रहा। हाँ, तो ये जो है बहुत पसंदीदा टॉपिक्स हैं। और आखिरी के 3-4 टॉपिक्स और हैं, जैसे करंट जो मिनिस्ट्रीज हैं इनके चेयरमैन, एजुकेशन मिनिस्ट्रीज, हेल्थ मिनिस्ट्रीज, इनके सभी चेयरमैन आपको पता रहे, और जो मिनिस्ट्रीज हैं। उसके बाद न्यूज एजेंसीज रिलेटेड, इंडिया की न्यूज एजेंसीज और वर्ल्ड की न्यूज एजेंसीज। जैसे वर्ल्ड में आते हैं रॉयटर्स, एजेंसी फ्रांस दे प्रेसे और एसोसिएटेड प्रेस, ये इंटरनेशनल है। और इंडिया की जैसे पीटीआई, एएनआई, इंडो एशियन न्यूज सर्विस, इनके डायरेक्टर्स या फिर इनको कौन गवर्न करता है, ऐसे करके तमाम जो है ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूज एजेंसी से रिलेटेड रहते हैं। फिर रेडियो के टैगलाइंस और जिंगल टोन्स, फ्रीक्वेंसीज उनसे पूछी जाती है कि ये फ्रीक्वेंसी आप सुनते हो कि 91.7 बीएफएम, तो फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है कि किसकी है, कौन से चैनल की, इसलिए पूछा जाता है। अच्छा, सारे चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है? हाँ, रेडियो चैनल क्वेश्चन तभी आप देखिए, आप वो उससे पकड़ाते हैं। हाँ, कि आपको पुराने जमाने में रेडियो 98.5 पकड़ लिया, 102.3। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उसके बाद आता है फोक डांस, जो स्टेट्स के फोक डांस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है, तो उत्तर प्रदेश के जैसे कुछ लोकगीत होते हैं, कजरी हो गया, और गुदड़ गीत एक बहुत फेमस होता है, तो इनसे भी कुछ पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, फोक रिलेटेड जो रहते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, जो मीडिया रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट, अभी कौन सा डेट चल रहा है, आज कौन सा डे है, इस दिन कौन सा जो है डे होता है, और इवेंट इस दिन कौन सा होता है, उसकी थीम पूछी जाती है जी। और जैसे अभी 26 जनवरी हुआ था तो इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। मतलब आपको करंट इवेंट्स जो है बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। फिर है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे पहला कंप्यूटर कब आया, फिर दूसरा जनरेशन का कब आया, फिर तीसरा जनरेशन, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे फेमस लीडर को सबटाइटल दिया जाता है, जैसे पंडित उनको महामना बोला जाता है, मदन मोहन मालवीय, ऐसे करके थोड़ा रिलेटेड जो है पूछा जा सकता है। मतलब यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मास कम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, तो मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा भी नहीं कर सकते, मैं इसको एनालिसिस करके निकाला हूँ कि ये सारे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मतलब 1-2 फंस जाते हैं, 1-2 जरूर मतलब आएंगे यार। तो 20-25 टॉपिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 1-1, 2-2 क्वेश्चन भी बनेगा तो 40-45 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहे हैं। और फिर करंट अफेयर से उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन, तो 60-65 आपके क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप ये पूरे टॉपिक कवर कर लेते हैं। ये पूरे टॉपिक नहीं, आपको उसके लिए उसके बाद भी ये तो मैंने आपको बताया कि आप के दिमाग में चीजें रहनी चाहिए कि हाँ ऐसे इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, हमें लग रहा है साथ ही साथ सीयूटी के लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैंने आपको बताया ना, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के कंटेंट में आपको बता रहा हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको सीयूटी रिलेटेड कंटेंट ये आपको बता रहा हूँ। मतलब ये सीयूटी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्होंने जो सीयूटी की प्रिपरेशन भी की है और वहीं से ये सारे के सारे टॉपिक इन्होंने ढूंढ के लिखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, आप अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आप उसके बाद आपको एलयू की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब वहीं से आप प्रिपरेशन हो जाएगी। आईआईएमसी एक जैसे यूपीएससी वालों के लिए आप लवासना सुनते हो, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, तो वहाँ पे क्या है, तो हम लोगों के लिए जैसे मास कम्युनिकेशन वालों के जो लवासना है वो आईआईएमसी है। अच्छा, आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारे अच्छे मटेरियल मिल जाएंगे। अच्छा, वहाँ से आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अच्छा, आप बताइए कि अभी तो लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग 4 से 5 महीने हैं एंट्रेंस एग्जाम के, मगर सीयूटी के लिए चंद दिन बचे हुए कह सकते हैं, क्योंकि 2 महीना बचा हुआ है, तो उसके लिए लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आई वुड प्रेफर कि आपको सीधा सिंपल सा, आप 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडियन मास कम्युनिकेशन, मीडिया मेंटोर, और आप थोड़ा यूट्यूब 1-2 चैनल्स में, एक्चुअली मैं भी बहुत पहले प्रिपरेशन किया था तो थोड़ा पूछ रहा हूँ,
मतलब भूल रहा था। तो आप जो है उसको मतलब इन दोनों यूट्यूब चैनल्स बुक देख लीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ PYQ एंड मॉक पेपर्स, ये दो चीज़ें। PYQ आप सॉल्व करिए, PYQ से आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा, आप सदी हुई तैयारी करो, आप ये समझ पाओगे आपको क्या नहीं पढ़ना है। हाँ। क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो वो तो इतनी मोटी सी रहेगी। होती है, बिल्कुल। सब तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, समय भी नहीं है बिल्कुल पढ़ने है। का। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत कम समय में तैयारी की थी, और मैंने भी इसी चीज को PYQ आपको डायरेक्शन देते हैं। और दूसरा एक चीज की जो है, आपने क्या पूछा था, एक चीज कि CUT में इतना कम समय बचा है। और मॉक पेपर्स, टेक्स्ट बुक से आप मॉक पेपर्स खरीद सकते हो मास कम्युनिकेशन का, आप मॉक पेपर्स खुद सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे मॉक पेपर्स, अपने नंबर्स पर एनालिसिस करो, आपको उतना ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चीजें। तो कम समय में सदी हुई तैयारी ऐसे की जा सकती है, क्योंकि आपको PYQ लगाने चाहिए। जितना आप पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन करिए, और ज़्यादा बाहर भागने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ज़्यादा कहीं से कोई भी इधर से ज़्यादा अगर हवाएं उड़ रही हैं कि वहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। सारा कुछ सारा आप यहीं से जितना बताया गया है सारा पढ़िए। इन्होंने जो टॉपिक्स बताए हैं हम वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वीडियो की लिंक वहीं पे मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी ये हम पेस्ट करवा देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, LU वाले, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई समस्या आती है, बाधा आती है, तो आप कमेंट में लिखिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ सुझाव चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, अगर हमें सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।